हेलो डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जानकारी विद जेडी में। इस वीडियो में हम लोग 2017 वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड के ईवीएस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 2022 ईवीएस के कंटेंट पर चर्चा किया था। आज 2017 पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, द मेडिसिनल फॉरेस्ट बिलोंगिंग टू खासी जयंता हिल्स इन मेघालय इज़। सबसे पहले अगर हम बात करें खासी जयंता हिल्स की, तो तीन है, गारो, खासी और एक जयंता। ये तीन छोटे छोटे हिल्स हैं ईस्टर्न हिमालय का। किसका? ईस्टर्न हिमालय का एक पार्ट है ये तीनों हिल्स। और एक्चुअली में यहाँ पे तीन ये रहते हैं ट्राइब्स, गारो, खासी, जयंती या जयंतियास। ये तीनों ट्राइब के नाम से ही उन पहाड़ियों का, उन हिल्स का नाम पड़ा है गारो, खासी, जयंता हिल्स। अब अगर हम बात करें कि ये हिल्स कहाँ हैं, तो ये तीनों के तीनों हिल्स आपके आते हैं मेघालय। और मेघालय का नाम आते ही आपके जहन में कम से कम चेरापूंजी और मौसिनरम का नाम तो ज़रूर जहन में आता होगा। तो जहाँ तक मौसिनरम की बात है, क्यों आता है आपके जहन में ये नाम? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब ध्यान रहे, कभी कभी कन्फ्यूज़न यहाँ होता है कि चेरापूंजी भी वही जगह है जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे मसला ये पैदा हो कि हम किसको कहें, तो वो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन क्वेश्चन को आप चुन लेंगे। बट यहाँ पर हमें देखना ये होगा कि मौसिनरम और चेरापूंजी में क्या अंतर है। एक्चुअली मौसिनरम एक विलेज है और टाउन भी छोटा, और चेरापूंजी भी टाउन है। दोनों के दोनों मेघालय में है और मेघालय के गारो खासी हिल के अगल बगल में ही ये इलाका पड़ता है। अब जैसे कि चेरापूंजी जो गांव है, या इसको टाउन कह लीजिए, इसका एक नाम है, एक और नाम है इसका, मैं बताऊं आपको। उसका एक और नाम है सोहरा। और यहीं पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश 1177 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। इतनी बारिश की वजह से दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और सबसे लोएस्ट बारिश आपको पता होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। 50 कहाँ पर? राजस्थान में। तो सबसे कम बारिश हो गई कहाँ पर? आपके राजस्थान में 50 सेंटीमीटर तक वहाँ बारिश हो जाती है। अब पता ये चला कि चेरापूंजी ऐसी जगह है जो मेघालय में है। अब अगर हम यहाँ पर मेघालय का एक नक्शा छोटा सा बनाएं, यूं, इस तरह का, इस तरह का एक नक्शा बनाए, तो ये जो इलाका है यहाँ आपका आता है मेघालय। मेघालय में जो पहाड़ी सब है, ये पहले गारो, फिर खासी, फिर जयंता। अब गौर कीजिए, बीच में है आपका खासी। तो गोया के खासी के ईस्ट में, यानी जयंता के वेस्ट में, ये यहाँ पर एक शहर आता है, इसका नाम है मफलोंग। क्या नाम है? मफलोंग एक इलाका है। अच्छा, इस इलाके में एक जंगल है जिसको काफ़ी सेक्रेड माना जाता है वहाँ के लोकल्स के द्वारा। सेक्रेड यानी कि यहाँ इन जंगलात की, इन फॉरेस्ट की पूजा भी की जाती है। यहीं पर इसी जंगल में बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं, और शायद इसीलिए उतना वो सेक्रेड भी है, पाक पवित्र भी है। तो गोया के मफलोंग आपका मेघालय में। अब अगर हैफलोंग की बात करें हम, हैफलोंग ये आपका आता है आसाम में। और शिलोंग आपका आता है वही मेघालय में,
एक्चुअली गारो खासी हिल के जस्ट ऑपोजिट साइड में यहाँ पर है आपका शिलोंग। तो गौर करेंगे आपको तो पता चलेगा कि चिरापुंजी के ऑपोजिट में, मतलब गारो खासी हिल के ऑपोजिट में है, इसलिए ये रैन शेडो एरिया हो जाता है चिरापुंजी का। रेन शेडो एरिया आपको पता होना चाहिए। रेन शेडो एरिया उसको बोलते हैं जहाँ के उल्टे तरफ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और उसके दूसरी तरफ बारिश बिल्कुल कम होती है, उसको रेन शेडो कहते हैं। तो चिरापुंजी का रेन शेडो एरिया है शिलोंग, मॉफलोंग है आपका मेघालय में, और हैफलोंग आ जाता है आपके आसाम में। तो और मेडिसिनल प्लांट के लिए कौन मशहूर है? आपका मॉफलोंग। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी मॉफलोंग, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, टॉकिंग ड्यूरिंग ईटिंग may sometimes lead food particles to enter into windpipe. There is a flap-shaped structure that prevents food particles from entering the windpipe and lungs. This flap-like structure is called. एक्चुअली ये डाइजेस्टिव सिस्टम से आपका दिया हुआ। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक छोटा सा इस तरह का एक नक्शा बनाएं, इस तरह का, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा है टोंग। ठीक, ये आपका ब्रेन हो गया। यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पे है फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। उसके नीचे यहाँ पर आपका है ईसोफेगस। ईसोफेगस। उसके बाद यहाँ पर और थोड़ा सा नीचे यहाँ पे है लेरिंग्स। लेरिंग्स, ये ईसोफेगस, लेरिंग्स, टोंग और आपका फेरिंग्स, ये तमाम के तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं या मसल्स हैं या कोई एक रीजन है, पार्टिकल है। अब इनको अगर हम देखते हैं तो ये आपका ईसोफेगस और फेरिंग्स के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं इपिग्लोटिक्स। क्या कहते हैं? इपिग्लोटिक्स। ये क्या करता है कि जब कभी आप खाते पीते हैं तो लिक्विड लिए के सॉलिड लिए, सांस लिए, ये ऊपर नीचे करते रहता है। उससे क्या होता है कि इसको सही पाइप में सही चीज़ को, भोजन को वो डालता है। इसी की वजह से अगर आप बात करते हैं तो ये हिलता है थोड़ा थोड़ा ग्लोटिक्स, इपिग्लोटिक्स, जिसकी वजह से आपका कभी कभार अल्टर फूड चले जा सकता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी खांसी वासी प्रॉब्लम हो सकती है। उसी जगह को हम लोग कहते हैं इपिग्लोटिक्स। और ये उसके जस्ट नीचे जो ग्लोटिक्स होता है यहाँ पे, तो एक तरफ ज़ुबान होती है, यहाँ पर एक तरफ ज़ुबान होती है बीच में, इधर आपका एक वोकल फोल्ड्स होता है, इधर भी वोकल फोल्ड्स होता है, और इसके बीच में यहाँ पे होता है ग्लोटिक्स। तो गोया के लेरिंग्स का ये जो लेरिंग्स है यहाँ पर, इसका नाम एक्चुअल में है वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स का दूसरा नाम है वॉइस बॉक्स, और यहाँ पे है इपिग्लोटिक्स। तो यही वजह है कि उस स्ट्रक्चर को जो प्रिवेंट करता है फूड को आपके गलत जगह में, विंड पाइप में ना चले जाए या लंग्स में ना चला जाए, उसको रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि वो है इपिग्लोटिक्स। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी इपिग्लोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 123 नंबर क्वेश्चन। द एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये प्योर फिजिकल साइंस से क्वेश्चन है। ये थोड़ा हार्ड भी पड़ सकता है आपके लिए। मैं समझता हूँ कि गौर से देखने से आसानी के साथ काम हो सकता है, उतना हार्ड नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन है कि एसआई सिस्टम के जो यूनिट होते हैं, एसआई सिस्टम का एक माना होता है इंटरनेशनल यूनिट।
इंटरनेशनल यूनिट। इसके एक्चुअली इंटरनेशनल यूनिट जो होता है, पूरी दुनिया ने इस यूनिट को मान रखा है, पूरी दुनिया ने इसे मान लिया है और इसी के हिसाब से पूरी दुनिया का मेजरमेंट मामला चलता है। एसआई सिस्टम का मतलब हुआ कि इसमें सबसे पहले 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को रखा गया है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है? एक है मास, एक है लेंथ और एक है आपका ब्रेथ। तो मास, लेंथ और ब्रेथ आर द 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ एसआई सिस्टम। और मास की इकाई केजी, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकंड। गोया के जब कोई सेकंड या मिनट या केजी कहता है वो एसआई सिस्टम में बात कर रहा होता है। तो ये फंडामेंटल है। उसके अलावा 4 और इसमें शामिल है। एक है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक है आपका टेम्परेचर, एक है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और उसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी। तो गोया के 1, 2, 3 मास, लेंथ, टाइम 3 हुआ, करंट इलेक्ट्रिसिटी 4, टेम्परेचर 5 और आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो है कैंडेला, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की इकाई है मोल। टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन, ध्यान रहे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर। तो उस हिसाब से कुल कितने हो गए? 4 इधर 3 उधर, कुल हो गए 7। तो आज के डेट में एसआई सिस्टम में कुल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस यूनिट को माना जाता है या बेस्ड क्वांटिटी को रखा गया है। उसके अलावा 2 और हैं। एक है सॉलिड एंगल और एक है आपका प्लेन एंगल। सॉलिड एंगल की इकाई स्टेरेडियन, स्टेरेडियन और प्लेन एंगल की इकाई है आपका रेडियन। और इन दोनों को कंप्लीमेंट्री यूनिट के तौर पर लिया गया। गोया के कुल कितने हो गए? 7 उधर, 3 फंडामेंटल पहले, 4 फंडामेंटल बाद में, कुल 7 फंडामेंटल यानी बेस यूनिट हो गए। और बाद में 2 कंप्लीमेंट्री और लिया गया, स्टेरेडियन और रेडियन। कुल मिलाकर के 9। तो ये 9 जो टोटल हुए, इसी को एसआई सिस्टम ने मान रखा है। इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जैसे पहले में है 3 बेस यूनिट, तो 3 तो था, 1 सप्लीमेंट्री यूनिट तो 2 है और 3 बेस यूनिट पहले था बट अभी नहीं है, इसलिए ये कैंसिल होगा। उसके बाद आपका 5 बेस यूनिट, 5 बेस यूनिट नहीं है, 7 बेस यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रेया नोटिस हर मदर्स नेल्स हैव बिकम स्पून शेप्ड हो गया है। तो उनको कौन सी बीमारी कह लीजिए या कौन सा प्रॉब्लम उन्हें हो रहा है? तो ऑप्शन है आपके कोलेरा, एनीमिया, फीवर, मलेरिया। एक एक पर थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे कि कोलेरा है, तो कोलेरा एक आपका बैक्टीरियल डिजीज़ है। किसकी वजह से होता है? इसके बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। ये कैसे, इसका जो वेक्टर है, इसको जो ट्रांसमिशन का तरीका है वो वाटर या फूड के ज़रिया ह्यूमन तक पहुंचता है। वाटर या फूड के ज़रिया ये लॉस करता है। विब्रियो कोलेरी नाम का ये है। उसके बाद आपका फीवर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, फीवर इज़ पार्टिकुलरली नॉट अ डिजीज़, इट ओनली ये कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ लिविंग बॉडी। तो हम फीवर पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आएंगे एनीमिया। एनीमिया जैसा कि आप सभी को पता है, आयरन की कमी की वजह से बॉडी में हेमोग्लोबिन कम हो जाता है।
हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, उस बीमारी को हम लोग कहते हैं एनीमिया। अच्छा, एनीमिया के अलावा एक और डिजीज़ होती है, उसका नाम है थैलेसेमिया। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी एक्चुअली ब्लड में आयरन या हेमोग्लोबिन की कमी की वजह से होता है, बट दिस इज ये जेनेटिक डिजीज। ध्यान रहे, जेनेटिक डिजीज, द डिजीज विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर किड्स is called genetic disease। तो थैलेसेमिया इज ऑल्सो ए डिफिशियंसी सिंड्रोम ऑफ हेमोग्लोबिन और आयरन जो ब्लड में होता है, बट दिस इज जेनेटिक डिजीज। एंड एनीमिया इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज, इट इज नॉर्मल डिजीज। तो एनीमिया हो गया ब्लड की कमी। अब आइए आप मलेरिया पर। तो मलेरिया के बारे हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी बात करी है, थोड़ा बहुत और देख लेते हैं। जहाँ तक मलेरिया की बात है, तो मलेरिया को इंडिया में रोनाल्ड रॉस नामी साइंटिस्ट ने, अंग्रेज़ों के एक मेडिकल डॉक्टर थे, बहुत ही मशहूर, लंदन के थे, वो कोलकाता में रहते थे। तो रोनाल्ड रॉस ने ट्रांसमिशन बताया था। ध्यान रहे, ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब ये बीमारी एक से दूसरे में आती कैसे है, वो बताया था। उसी में उन्होंने देखा था कि फीमेल एनोफेलस मॉस्क्विटो जब किसी को काटता है तो एक्चुअली इसमें एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नाम का प्रोटोजोआ, ध्यान रहे, अक्सर सवाल पूछा जाता है, मलेरिया इज ए प्रोटोजोअन डिजीज, प्रोटोजोआ, वो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जाता है, जिसकी वजह से ये मलेरिया नामी बीमारी होती है। उसके अलावा अगर इसके फादर ऑफ मलेरिया आप अगर जानना चाहते हैं, तो फादर ऑफ मलेरिया एक्चुअल में अल्फोंसो साहब हैं, अल्फोंसो। तो फिर सवाल यहाँ पैदा होता है कि रोनाल्ड रॉस कौन? तो फादर ऑफ, मतलब सबसे पहले इसको देखा था, इसको इन्वेंट किया था, इसको डिस्कवर किया था अल्फोंसो ने, बट द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन वाज एक्चुअली इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड बाय रोनाल्ड रॉस। इसलिए दोनों के दोनों नाम आप याद रखेंगे। तो गोया के एनोफिलस के काटने की वजह से यूं हो जाता है। अब आपके लिए एक सवाल है कि एक वायरल डिजीज का नाम आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यानी मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है, एनीमिया तो जो है तो सो है ही। बैक्टीरियल डिजीज़ आपका कोलेरा हो गया, तो आपको एक वायरल डिजीज़ का नाम कमेंट में लिखना है। उसके अलावा अगर आप थोड़ी बहुत जानते हैं मलेरिया के इलाज के मुतालिक, तो मलेरिया का इलाज एक सिनकोना नाम का प्लांट होता है, जिसके बार्क से मिलता है क्वाइनिन। हम क्वाइनिन पर आगे चल करके भी चर्चा करेंगे। क्वाइनिन इज एक्चुअली ए नाइट्रोजेनस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ सिनकोना बार्क। तो इसका इलाज होता है क्वाइनिन से, मलेरिया का इलाज, यानी कि कोई अगर मलेरिया का मेडिसिन आप यूज़ करें तो एक्चुअली उसमें होता है क्वाइनिन। एनीमिया के बारे में हमने बता दिया। अब आइए ओरिजिनल सवाल पर। सवाल था कि नेल स्पून हो गया, स्पून जैसा शेप नेल ने ले लिया, तो एक्चुअली ये हो जाता है आपका एनीमिया। अगर किसी को प्रॉब्लम रहे तो ये प्रॉब्लम आएगा आपका, नेल आपका स्पून शेप्ड ले लेगा। उसके अलावा इसमें होता क्या है कि जब आपको एनीमिया का प्रॉब्लम होता है, एनीमिया का जब प्रॉब्लम होता है तो नेल स्पून हो जाता है, नेल स्पून शेप्ड हो जाता है, और इसमें जो है बोन मेरो कम बनते हैं, जिसकी वजह से आपका हेमोग्लोबिन या फिर आयरन या फिर ब्लड नहीं बन पाता है, बोन मेरो भी ज़रा सा कमज़ोर हो जाता है। उसके अलावा अगर थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे बात करें, तो जैसे कि ह्यूमन यानी कि मैमल्स में हेमोग्लोबिन की वजह से ब्लड रेड होता है, ये अक्सर सवाल पूछा जाता है। कुछ इनवर्टेब्रेट होते हैं, इनवर्टेब्रेट्स यानी कि जिनका स्पाइनल कोड नहीं होता है, इनवर्टेब, उसमें लेकिन ब्लड रेड नहीं होता। यही वजह है कि यहाँ हेमोग्लोबिन, और इनवर्टेब्रेट में उसका नाम है हेमोसील।
और यहाँ पे नाम है हेमोग्लोबिन। ये भी इनके फ्लूइड होते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करते हैं, बट दियर ब्लड इज नॉट रेड ड्यू टू हेमोसिल फाउंड इन दियर ब्लड। और ये आपको मिल जाएगा, बेहतरीन एग्जाम्पल हो जाएगा कॉकरोच। सवाल पूछा जाएगा कि कॉकरोच हैज होमोसील या हेमोग्लोबिन, तो जवाब होगा होमोसील। इनवर्टेब होने से ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है, काफ़ी लॉजिकल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं समझता हूँ है। सवाल पूछ रहा है कि आपका 1 केजी कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ पर वज़न होगा जब उसको स्प्रिंग बैलेंस में नापेंगे। तो अब यहाँ सवाल होता है कि व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस। तो स्प्रिंग बैलेंस आपने देखा होगा जिसमें स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। एक्चुअली स्प्रिंग बैलेंस से नापा जाता है फोर्स, या दूसरे शब्दों में कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नापा जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स नापा जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में कह लें कि वेट नापा जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। अब हुआ कंफ्यूजन कि अगर स्प्रिंग बैलेंस से वेट नापा जाता है तो फिर हम मार्केट में जब जाते हैं और बाजार में आलू प्याज खरीदने के लिए, तो जब हमें वजन करके देता है तो वो फिर वेट नहीं हुआ, तो फिर क्या हुआ। तो एक्चुअली दैट इज मास। आप मास नाप के लाते हैं, कहते हैं वजन। एक्चुअली दिस इज मास। मास का जो यूनिट होता है वो केजी होता है, और वेट की जो यूनिट होती है वो केजी वेट कहते हैं उसे, या फिर आप उसे न्यूटन कहेंगे। तो वो कहना चाहता है कि 1 केजी मास, ध्यान रहे 1 केजी मास को स्प्रिंग बैलेंस से हम कहाँ नापे के मैक्सिमम हो। तो इसका मतलब हुआ कि 1 केजी मास का वो कहना चाहता है कि जब हम मास को नापने के लिए होता है कॉमन बैलेंस। तो कॉमन बैलेंस में जब हम 1 केजी कॉटन को नापते हैं और फिर उसको स्प्रिंग बैलेंस में नापेंगे, कहाँ नापेंगे कि सबसे ज़्यादा होगा। अब एक चीज़ का ध्यान रहे कि मास नेवर चेंजेस थ्रू आउट द ग्लोब। आप ग्लोब में कहीं पे भी चले जाएं, मास इज नॉट चेंज्ड बट वेट इज चेंज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स चेंजेस। तो यही वजह है कि आप अलग अलग जगह में पोल में जाएंगे डिफरेंट होगा, इतना डिग्री लॉन्गिट्यूड में जाएंगे अलग होगा, इक्वेटर में अलग होगा, 45 डिग्री लेटीट्यूड में जाएंगे अलग होगा, तो अलग अलग आपको देगा। एक्चुअली क्यों अलग होगा कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होगा। एंड अब जो यहाँ पर एक साइंटिफिक बात है वो ये है कि एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ। और आपको क्या पता नहीं है कि रेडियस अर्थ का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ऑफ कोर्स इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा होता है। तो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा अगर रेडियस होता है, इसका मतलब इक्वेटर पर जी का वैल्यू सबसे कम होगा, यानी कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर इक्वेटर पर रेडियस सबसे ज़्यादा होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। अब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होगा तो फिर वेट तो सबसे कम होगा। इसका मतलब इक्वेटर पर सबसे कम होगा अगर स्प्रिंग बैलेंस से आप 1 केजी कॉटन को नापेंगे तो इसका मतलब लेस रेडियस कहाँ मिलेगा? सबसे कम 45 डिग्री लेटीट्यूड पर इक्वेटर से थोड़ा सा कम मिलेगा, बट पोल पर जो कि 90 डिग्री पर है यहाँ पर रेडियस होगा लीस्ट रेडियस। एंड लीस्ट रेडियस होने का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हाई, और ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब वेट हाई, और वेट हाई का मतलब स्प्रिंग बैलेंस में नापेंगे तो 1 केजी सबसे ज़्यादा नजर आएगा। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड रीजन फॉर सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण जिसको आप कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये है हमारा अर्थ, ये है मून, और ये हो गया सन। ये हो गया सन, ये मून और ये अर्थ। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि जैसे कि मैंने दिखाया आप लोगों को, यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर मून और यहाँ पर सन। देखिए जब रोटेट करते हुए अर्थ
सन के चारों तरफ रोटेट करता है और मून अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है। तो रोटेट करते हुए कभी कभी ऐसी हालत आती है कि आपका मून, अर्थ और सन एक स्ट्रेट लाइन पर चले आता है, जिसकी वजह से सन का डायरेक्ट लाइट अर्थ नहीं ले पाता है, इसलिए उसका चांद पर टकराता, चांद का शेडो पड़ता है। उसी को हम लोग कहते हैं सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स का ध्यान रहे कि एट ए टाइम पूरे वर्ल्ड में हर जगह नहीं दिखेगा आपको, और ये जनरली एवरी 6 मंथ्स होने के चांसेस रहते हैं, एवरी 6 मंथ्स होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा, सोलर इक्लिप्स जो होता है इसके कई टाइप्स हैं, जैसे टोटल सोलर इक्लिप्स, पार्शियल सोलर इक्लिप्स, एनुलर सोलर इक्लिप्स, और एक को हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स भी बोलते हैं। अब अगर हम लूनर इक्लिप्स की बात करें, यहाँ पर लूनर इक्लिप्स, तो लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स में एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो ये है कि ये एट ए टाइम, अगर आपका लूनर इक्लिप्स होता है, चांद ग्रहण होता है, तो एट ए टाइम पूरे अर्थ पर आपको चांद ग्रहण एक जैसा नजर आएगा, एट ए टाइम हर जगह से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। बट सोलर इक्लिप्स होने पर एट ए टाइम पूरे एरिया से आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मेटल रिमेन्स लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मीन्स देख लीजिए आप, बढ़िया वर्ड है। रूम टेम्परेचर मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर, जिसमें जिसको जिस हालत में रहना चाहिए, दिस इज नॉर्मल टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, जितना जिसका भी है। अब बोल रहा है कि लिक्विड कौन रहता है रूम टेम्परेचर में। पहले अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का सिंबल है Na, और ये मेटल में आता है। किसमें? मेटल। मेटल, इसका एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहले 2 रहता है, फिर 8 रहता है, फिर 1 रहता है। 1 होने की वजह से ये जनरली इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और लॉस करने वाले मेटल कहलाते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट सोडियम इज अ मेटल। देखिए डेफिनेशन बदल जाता है, जब आप ब्रेक क्लासेस में होते तो बड़ी बड़ी बातें होती है। छोटे क्लासेस में यूँ कह लेते हैं कि मेटल जिसमें शाइनिंग हो, जो पीटने पर आवाज़ हो, उसको मेटल कहते हैं। बट नाउ द डेफिनेशन इज द एलिमेंट विच हैज़ द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। मेटल होता है वो जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन। लॉस करने पर क्या होगा, उनके आखिर में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद तो ये बना लेता है पॉजिटिव आयोन। इसका मतलब 2 बातें यहाँ समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 1 के मेटल ऑलवेज लॉसेज इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर लॉसिंग दे मेक्स पॉजिटिव आयोन विच इज कॉल्ड कैटायन, ऑल्सो कॉल्ड कैटायन। अच्छा, अब अगर कोई नन मेटल हो तो जस्ट इसका ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उनका। क्या? जैसे कि सबसे पहले तो लास्ट में 1 3 2 अगर इलेक्ट्रॉन रहे, 1 2 3, तो ये जनरली होते हैं आपके मेटल्स। और अगर 7 6 या 5 इलेक्ट्रॉन रहे तो ये लेने का, गेन करने की कैपेसिटी रखता है, और ये लोग होते हैं नन मेटल। इसके लिए मैं बहुत बढ़िया एक लॉजिक ये लगाया हूँ कि ये नन मेटल जो होते हैं ये जनरली दामाद होते हैं घर के, जो लेते हैं, दान लेते हैं, और आपके जो मेटल होते हैं वो दानी होते हैं, यानी कि ससुर होते हैं। ये लोग इलेक्ट्रॉन हमेशा देते हैं। तो ये लेकर बनाते हैं नेगेटिव आयन और वो देकर बनाते हैं पॉजिटिव आयन। तो एक बेहतरीन डिफरेंस आपको नज़र आया यहाँ पर कि नन मेटल ऑलवेज मेक्स नेगेटिव आयन, मेटल्स मेक्स ऑलवेज पॉजिटिव आयन। मेटल हैज़ द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, नन मेटल हैज़ द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यही वजह है कि जनरली जो भी मेटल होते हैं, ये मेटल और नन मेटल मिलके, ये मेटल और नन मेटल मिलके जब होता है आपका, एक कोई मेटल है इलेक्ट्रॉन लॉस किया, बगल में मान लो कि क्लोरीन एक नन मेटल है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर लिए, दोनों में होता है रिएक्शन, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों मिलके बनाता है NaCl, जो कि नमक है, जिसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं। टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, कॉमन सॉल्ट। तो देखें कि नमक यानी कि सॉल्ट इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव बट द एलिमेंट्स, बट द
सोडियम एटम एंड क्लोरीन एटम जो इसमें है ये लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव है। यही वजह है कि इसको जब आप पानी में घोलते हैं, पानी में घोलने के बाद ये सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन में टूट जाता है और उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। किसकी? वाटर की, अगर आप उसमें नमक घोल देते हैं। इसका मतलब सलेन वाटर जो होता है इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है नॉर्मल वाटर से, बजाय इसके जब आप इसमें चीनी घोल देंगे वाटर में तो फिर इसकी कंडक्टिविटी गिर जाती है। यही वजह है कि इस तरह के कंपाउंड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का मतलब होता है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी। आप गौर करके देख लीजिएगा कि चीनी को अगर आप मेल्ट करना चाहें तो कितना टाइम लगता है और नमक को मेल्ट करने में कितना टाइम लगता है, इसको आप बेहतर अंदाज में देख पाइएगा। उसके अलावा अब आते हैं मैग्नीशियम पर। तो मैग्नीशियम पहले देख लेते हैं। अच्छा, सोडियम काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, काफ़ी फास्ट रिएक्टिव मेटल है, बल्कि वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? ये काफ़ी आसानी के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर जाता है सोडियम काफ़ी। यही वजह है कि इसको कैरोसिन में अक्सर डुबा करके रखा जाता है कि कहीं किसी के साथ रिएक्शन ना कर ले। बहुत रिएक्टिव, मतलब किसी के साथ भी मुलाकात कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, गरीब है, अमीर है, अच्छा है, बुरा है, बस रिएक्शन करके सामान बनाना है। अच्छा, अब अगर मैग्नीशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। इसका मतलब हुआ 282, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282। आखिर में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप ही बताइए कि ये मेटल है ना नॉन मेटल? ऑफ कोर्स मेटल है, क्योंकि आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का होना मतलब ये मेटल है। अच्छा, मैग्नीशियम मेटल है और आप लोग जानते हैं ना सोडियम लिक्विड हालत में है ना मैग्नीशियम लिक्विड हालत में। उसके बाद आ जाते हैं आप लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी कि 1 पहले रहता है 2, उसके बाद रहता है 1। इसका मतलब ये भी मेटल है और ये भी आपका लिक्विड हालत में नहीं है। तो द ओनली रिमेनिंग ऑप्शन इज मर्क्यूरी, जिसका सिंबल होता है Hg। ये आपको रूम टेम्परेचर में लिक्विड हालत में मिलेगा। अच्छा, सोडियम भी काफ़ी आसानी, चूँकि मेल्टिंग, जैसे कि मैंने कहा कि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। इसका मतलब तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इसको मिल जाए तो ये भी गल जाएगा, बट दिस इज नॉट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर मतलब इजीली अवेलेबल मर्क्यूरी होता है, जो काफ़ी आसानी के साथ आपको किस हालत में? लिक्विड हालत में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा मरकरी के मुतालिक अगर आप जानते हैं तो आपको मिल जाएगा कि ये जो CFL बल्ब हम लोग सफ़ेद रंग का जलाते हैं, इसके अंदर मर्क्यूरी का पॉलिश रहता है, जो कि काफ़ी डेंजरस होता है। इसलिए CFL बल्ब के अंदर से ये जब CFL बल्ब जलता है तो उसके पॉलिश निकलते रहते हैं और जिससे ये दिक्कत करता है। उसके अलावा मरकरी की वजह से एक प्रॉब्लम होता है, एक बीमारी होती है जिसको मीना माटा कहते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है, अक्सर पूछा भी जाता है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है मीना माटा। इतनी बात है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज ड्यू टू पॉइजनिंग ऑफ मरकरी। वही आ गया जो मैंने अभी अभी बोला, तो फिर भी चर्चा कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। सबसे पहले एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि जो डिजीज है, ये जो डिजीज है ये एक्चुअली होता कैसे है या किसको हम डिजीज कहते हैं। तो देखिए कि डिजीज एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ योर बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। किसी भी एबनॉर्मल स्थिति में अगर आप हैं तो आपको डिजीज है। डिजीज कैसे हो सकते हैं? एक तो यह है कि आपको माइक्रोब्स अटैक करे, जैसे कोई बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, या फिर आपकी कोई डिफिशियंसी हो जाए बॉडी में, कोई मिनरल डिफिशियंसी हो जाए या बढ़ जाए या घट जाए, बल्कि हम कहते हैं एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एनी मिनरल्स इन योर बॉडी। और उसके अलावा एक आपका होता है मिनरल्स की डिफिशियंसी, और उसके अलावा एक होता है विटामिन की डिफिशियंसी। इन 3 की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मिनरल्स की वजह से जो बीमारियां होती हैं उस पर यहाँ पे चर्चा करना है, चाहे उसकी डिफिशियंसी की वजह से या उसकी हाइयर अमाउंट की वजह से। बहरहाल तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जैसे है आपका, बहुत सारे ऐसे आपको एक ऑप्शन ये कमेंट करना है कि एक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी की कमी से होने वाली अगर कोई बीमारी आपको पता है तो बिल्कुल कमेंट में लिखें, मैं इंतज़ार करूंगा।
अब जैसे कि मैं अभी अभी बता चुका कि मिनरल्स, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि मरकरी एक मिनरल्स के तौर पर है या एक एलिमेंट के तौर पर हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होता है, तो इसकी बढ़ोतरी से अगर ये इसके कंटेक्ट में आ पाते हैं तो कौन सी बीमारी हो सकती है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन ये देखते हैं, इटाई डिजीज है एक, जिसको जो होता है एक्चुअली में कैडमियम की वजह से। कैडमियम इज एन एलिमेंट, जब ये आपके किसी वजह से आपके खाने में, खुराक में अगर आ जाए तो उसकी वजह से आपका जो बोन्स होता है या स्पाइन होता है या किडनी में थोड़ा बहुत दिक्कतें आती है, वो बीमारी होती है जिसको कहते हैं इटाई डिजीज। उसके अलावा आपका एक है अल्बिनिज्म। एक्चुअली अल्बिनिज्म इज़ वेरी इजी। वो जो लाइट हेयर या स्किन कलर हो जाता है काफ़ी वाइटिश टाइप का, उसको हम लोग अल्बिनिज्म कहते हैं। इसकी जो बड़ी वजह मानी जाती है वो मेलानिन को मानी जाती है, चूँकि मेलानिन ही स्किन को आपका कलर देता है। यानी कि अगर आपके बाल ज़्यादा सफ़ेद है, इसका मतलब मेलानिन की कमी है। यही वजह है कि आपको अफ्रीकन कंट्रीज़ में हेयर जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक मिलेंगे, इसलिए कि वहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से बदन में मेलानिन बनते रहता है और अफ्रीकन लोगों काले नज़र आते हैं, ब्लैक होते हैं, चूँकि उनके यहाँ मेलानिन ज़्यादा होता है। तो अगर लाइट स्किन या लाइट हेयर हो गया तो वो अल्बिनिज्म बीमारी। अच्छा, डिसलेक्सिया इज़ ए डिसेबिलिटी विच इज़ ए साइकोलॉजिकल डिजीज़ या मेंटल डिजीज़, जिसपे रीडिंग में दिक्कत आती है उसको। किसमें? रीडिंग में। ये सीटेट का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा ही जाता है। रीडिंग डिफ़िकल्टी होती है उसको। यूँ होता क्या है कि इसको वर्ड पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। मिसाल के तौर पर कोट और कैट बहुत दिक्कत हो जाएगी, जल्दी इसको रिकॉग्नाइज करना, डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो कहलाता है आपका डिसलेक्सिया। और एल्बिनिज्म जो है, एल्बिनिज्म के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। एल्बिनिज्म एक्चुअली जेनेटिक डिजीज़ है। आपने अक्सर अगल बगल में, आपके घर के अगल बगल में इस तरह के लोग देखे होंगे, जेनेटिक डिजीज़ है। तो बचा आपका मीनामाटा। तो मीनामाटा इज़ द राइट आंसर। मैं पहले भी बोल चुका था, मरकरी के प्रेजेंट की वजह से अगर किसी सॉइल में कहीं ज़्यादा मरकरी हो तो इसमें आपको मीनामाटा की नाम की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज। देखिए यहाँ पे अप्रोक्स लेना होगा हमें, इसलिए कि मून और अर्थ से जो डिस्टेंस है बीच में वो कम बेशी होते रहता है। ठीक उसी तरह सन और अर्थ का भी डिस्टेंस दूर और कम होते रहता है। इन जनरल अगर हम एक्यूरेट लें तो 3,84,400 किलोमीटर 400 किलोमीटर अर्थ और मून की दूरी है। अर्थ और मून की दूरी कितनी है? इतना। अब यहाँ पे कोई आपको ऐसा ऑप्शन मिलने का नहीं है, तो इसका मतलब आपको अप्रोक्स लगाना है। उसके अलावा अगर हम सन से अर्थ की दूरी को देखें, ये भी कम बेशी होते रहता है, लेकिन अप्रोक्स 14,80,00,000 किलोमीटर इन जनरल होता है। जब ये दूरी कम या बेशी होती है, तो जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो 15 करोड़ बन जाती है, जिसको कहते हैं एफिलियन। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, अक्सर सवाल पूछा भी जाता है, एफिलियन। और ये कब आता है आपका? 3 जनवरी में। अब आप सोचेंगे कि अगर सन से अर्थ की दूरी सबसे ज़्यादा 3 जनवरी को हो गई है, 3 जनवरी को सबसे ज़्यादा दूरी हुई है 15 करोड़ किलोमीटर, तो ये आपका कहलाएगा एफिलियन। उसके अलावा जब कम दूरी हो जाती है, नज़दीक आ जाता है, तो वो तकरीबन पहुंच जाता है आपका 14,70,00,000 में। 14,70,00,000 में पहुंच जाता है, उसको कहते हैं पेरीहिलियन। ये 2 डेट है, 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको 4 जुलाई को होता है। ये दोनों डेट को खास तौर पर याद रखेंगे। उसके अलावा आपके लिए काम रहा कि समर सोलिस्टिस कब आता है, विंटर सोलिस्टिस कब होता है, वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है और स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होता है। ये चारों डेट को कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा।
तो अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर एग्जैक्ट जाए तो 3,84,000, तो देखिए आप तो 3 लाख किलोमीटर तो 84, तो इसमें अप्रोक्स में आपका 4 लाख किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। देयरफॉर द राइट आंसर इज 4 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजाइम सेक्रेटेड फ्रॉम इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लिखा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आपका कौन सा एंजाइम निकलता है। अच्छा, एंजाइम्स जो होते हैं ये एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। कहाँ से? एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड आर एक्चुअली द ग्लैंड्स व्हिच हैव डक्ट्स, और इसके जस्ट ऑपोजिट में एक होता है जिसको कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड से आपके निकलते हैं हार्मोन्स, जो कि पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल, ये तमाम के तमाम ग्लैंड है। अब यहाँ पर एक आता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है आपका दोनों तरीके से काम करता है। इसका कुछ पार्ट इंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर होता है और कुछ पार्ट इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर होता है, इसलिए इसका प्यार से इसको मिक्स्ड ग्लैंड का भी नाम दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका पेंक्रियाज, ध्यान रहे। अच्छा, अब आते हैं हम लोग एंजाइम। तो व्हाट आर एंजाइम्स? तो एक्चुअली एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो क्या करते हैं, आपके खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करने के काम में आते हैं, और हार्मोन का तो बहुत सारा काम है। तो एंजाइम्स आर एक्चुअली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द इंजेस्टेड फूड। ये हो गई बात। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके पेंक्रियाज से कई एक एंजाइम निकलते हैं। उनमें से एक है आपका ट्रिप्सिन और एक है आपका काइमोट्रिप्सिन। तो एक ट्रिप्सिन और एक काइमोट्रिप्सिन ये निकला आपका पेंक्रियाज से। बच गया आपका ट्रायलिन और पेप्सिन और इरेप्सिन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा जो एंजाइम को कैटेगराइज करना है, एंजाइम को उसकी कैटेगराइजेशन जब हम लोग करते हैं तो जितने भी एंजाइम निकलते हैं वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं। एक होंगे लाइपेज, जो क्या करेगा, लिपिड यानी कि जो फैट्स आप खाएंगे उसको ये डाइजेस्ट करेगा। एक होगा अमाइलेज, जो आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उसको ये डाइजेस्ट करेगा। और एक होगा प्रोटेज, जो प्रोटीन आप खाएंगे उसको ये हजम करेगा या डाइजेस्ट करेगा। एक्चुअली ये 3 ही टाइप के स्ट्रक्चरल हिसाब से अगर देखें कि किस फूड का कौन सा, किस एंजाइम का कौन सा टारगेट फूड होता है, तो ये 3 होते हैं। इन 3 में से अब अगर ट्रिप्सिन और केमोट्रिप्सिन को कहें तो ये एक्चुअली प्रोटेज में आता है। इसका मतलब प्रोटीन को ये आपका केमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों के दोनों प्रोटीज में आते हैं, पेंक्रियाज से निकलते हैं। इसका मतलब आके प्रोटीन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इंटेस्टाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ग्लैंड से ये तीनों टाइप के केमिकली ये तीनों टाइप के भी एंजाइम निकल सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड से भी लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटेज ये तीनों किस्म के निकलते हैं। उसके अलावा भी निकलते हैं अलग अलग एंजाइम। फिर अब कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप्स हैं जैसे सक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। तो अगर कोई सक्रोज को डाइजेस्ट करता है तो उसको सक्रेज कहेंगे, अगर लैक्टोज को करता है तो लैक्टेज कहेंगे, माल्टेज को कहता है तो माल्टेज कहेंगे। तो इस तरह के नाम होते हैं। अब जहाँ तक आपके पेप्सिन की बात है, तो पेप्सिन एक्चुअली निकलता है आपका स्टोमैक से। कहाँ से? स्टोमैक से निकलता है आपका पेप्सिन। और ये जो है आपका प्रोटीन पर अटैक करता है, मतलब प्रोटीन को ही हजम करता है, प्रोटीन को ही हजम करता है। और यही निकलता है आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड से यानी माउथ से। उसके अलावा एमाइलेज वगैरह जो निकलता है वो सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है। एमाइलेज सेलिवरी ग्लैंड से निकलता है। आपको पता है सेलिवरी ग्लैंड कहाँ है? सेलिवरी ग्लैंड आपके टंग में है। तो राइट आंसर क्या होगा? पेप्सिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। बोल रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू साइट एग्जाम्पल ऑफ इक सितु कंजर्वेशन बीइंग ए टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। यहाँ कुछ नहीं कहना चाहता, कुल मिला के कहना चाहता है कि इक सितु कंजर्वेशन है कौन इनमें से। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल मैं समझता हूँ है। तो ये इक सितु है, एक कॉन्सेप्ट है इक सितु। इक सितु एक कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये जो इक सितु है, उसके अलावा एक और होता है इन सितु। इन सितु, ये दो कॉन्सेप्ट हैं। एक्चुअल में 3 कॉन्सेप्ट है, लेकिन 2 ही का चर्चा करूंगा मैं यहाँ पर। तो बायोडाइवर्सिटी पर मैंने एक वीडियो बनाया है, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए ये 2 तरीके अपनाए गए हैं, एक आपका इन सितु कंजर्वेशन और एक इक सितु कंजर्वेशन। इन सितु और इक सितु में होता क्या है कि अगर आप कंजर्वेशन मतलब किसी एनिमल को, किसी लिविंग स्पेसीज को ही आप बचाएंगे, तो अगर किसी लिविंग स्पेसीज को उन्हीं के हैबिटेट में जहां वो नेचुरली रह रहा है, अगर वहीं उनको बचाते हैं तो वो आपका कहलाएगा इन सितु कंजर्वेशन। और अगर उसको उठा करके किसी तीसरी जगह या दूसरी जगह लेके आते हैं, वो कहलाएगा आपका इक सितु कंजर्वेशन। इक सितु कंजर्वेशन। तो इक सितु इन सितु कंजर्वेशन हो गया। अब मिसाल के तौर पे जैसे कि आप नेशनल पार्क देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह देखते हैं, ये तमाम के तमाम इन सितु कंजर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि उसको नेचुरल हैबिटेट पर किया जाता है उसका कंजर्वेशन। यानी कि दूसरे शब्दों में आप कह लें कि अगर आप अपने फैमिली को बचाने के लिए या अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए ये कहते हुए कि यहाँ का फिजिकल इन्वायरमेंट ख़राब है या सोसाइटी ख़राब है, इसके लिए आप किशनगंज में जाके रहने लगते हैं, तो गोया कि आपने इक सितु कंजर्वेशन किया। इसका मतलब खुद को बचाया, बाकी लोगों को यहाँ छोड़ दिया। आप काफ़ी डेंजर फील कर रहे थे। और अगर ऐसा करें कि नहीं, अगल बगल के माहौल को ठीक करें, हम यहीं रहें और अगल बगल थोड़ा सा ठीक होने दें, तो उसको हम लोग इन सितु कंजर्वेशन कहेंगे। यही वजह है कि किशनगंज में जाकर आप जब रहते हैं तो बनिस्बत किसी गांव के तुलना में आपको खर्च ज़्यादा पड़ेगा और आप कम ही लोगों की हिफाजत कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे। जबकि इन सितु कंजर्वेशन में आप बड़े से लार्ज एरिया में, बड़े ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में आप ये कंजर्वेशन कर सकते हैं, एनिमल्स का या प्लांट्स का। तो इन सितु कंजर्वेशन, अच्छा, खर्च कम होगा आपका इन सितु कंजर्वेशन में। इक सितु में खर्च ज़्यादा होगा, इन सितु में ज़्यादा एरिया की हिफाजत कर पाएंगे आप, इक सितु में कम एरिया की हिफाजत हो पाएगी। उसके अलावा इन सितु में ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल की कंजर्वेशन कर पाएंगे, इक सितु में कम कर पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात कि आप जब इन सितु में किसी का कंजर्व करते हैं तो वो नेचुरली, चूँकि नेचुरल हैबिटेट में किसी एनिमल को आप किसी स्पेसीज को आप कंजर्व कर रहे हैं, तो इसको ना नर्चर होने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पर। तो अगर कोई नेशनल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तमाम के तमाम, रिजर्व फॉरेस्ट भी होता है एक, ये तमाम के तमाम कहलाएंगे आपके इन सितु कंजर्वेशन। और इक सितु में क्या हो जाएगा, आप जैसे कि जूलॉजिकल गार्डन हो गया, यानी जू हो गया, और बोटानिकल गार्डन हो गया। बोटानिकल गार्डन शिवपुर में आपको मिल जाएगा, हमारे बंगाल के अलीपुर में आपको जूलॉजिकल गार्डन मिल जाएगा और शिवपुर में बोटानिकल गार्डन मिल जाएगा। अच्छा, शिवपुर में बोटानिकल गार्डन में एक 120 या 200 साल का बनियान ट्री है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कभी मौका मिले तो ज़रूर जा करके देख लीजिएगा। उसके अलावा तो अब यहाँ सवाल है कि इक सितु कंजर्वेशन के तौर पर किसको एग्जाम्पल देंगे। तो बातें तो समझ में आ गई, जू है, सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी जू, सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, इन सितु कंजर्वेशन है, और बाकी के क्या है, इक सितु कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इजी क्वेश्चन है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सवाल है कि व्हाट इज मोस्ट डिजायरेबल वे टू कंट्रोल सॉयल पॉल्यूशन एज वेल एज मेंटेन फर्टिलिटी। इसको मेंटेन करने के लिए मतलब आप सॉयल पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करेंगे और सॉयल पॉल्यूशन कंट्रोल करते हुए इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि सॉयल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे, वो ना बिगड़े। तो इसको देखने के लिए आप कौन सा तरीका यूज़ करेंगे। अच्छा, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप सॉयल की फर्टिलिटी को बरकरार रखना चाहते हैं और सॉयल
का पॉल्यूशन भी नहीं होने देना चाहते हैं, इसका मतलब आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, बट बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। क्या? बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र आपका कौन हो जाएगा? डंग मेन्यूर हो जाएगा। और बहुत सारे जैसे एजोला एक बायो फर्टिलाइज़र है, जिसको ग्रीन बायो फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं। या उसके अलावा एक मल्च होता है, मल्च, मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया इसका, मल्च। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप इजीली फर्टिलिटी को मेंटेन रख पाएंगे और साथ ही साथ आपका सॉइल पोल्यूशन भी नहीं होगा। ये चीज़ें हैं। तो उसके अलावा अब अगर हम ऑप्शंस को चेक करें तो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से आपकी सॉइल फर्टिलिटी बरकरार नहीं रहेगी। हाँ, प्रोडक्शन में आपका थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाएगा, बट आपकी फर्टिलिटी जाती रहेगी और सॉइल पोल्यूशन तो जमकर होगा भाई। अगला ऑप्शन है टू कीप लैंड फैलो फॉर अ फ्यू ईयर्स। ये भी बहुत बढ़िया है। बहुत सारी जगहों में उसको स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं, या यूँ समझ लो कि होल्ड फार्मिंग भी उसको हम लोग कह सकते हैं, कि अल्टरनेटिवली हो या जैसे भी हो, कुछ सालों के लिए या कुछ दिनों के लिए किसी खेत को आप खुला छोड़ दें। देखिए, खुला खेत को आज के डेट में छोड़ना बहुत मुश्किल है। सॉइल पोल्यूशन भी कंट्रोल हो जाएगा, फर्टिलिटी बहुत हद तक बरकरार रहेगी, लेकिन ये दिस इज नॉट द बेस्ट पॉसिबल डिजायरेबल वे। डिजायरेबल लिखा है ना, कौन छोड़ देता भाई? अभी तो ऐसे ही प्रोडक्शन की कमी है, इसलिए आप ऑप्शन बी को नहीं देंगे। ऑप्शन बी को आपको काट देना होगा, और ऑप्शन ए तो है ही नहीं। उसके अलावा अगला है टू अप्लाई कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक मेन्योर। अप्लाई कंपोस्ट, मैंने कंपोस्ट के बारे में भी बात करा था कि जब आप किसी माइक्रोब्स के जरिया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किसी माइक्रोब्स के जरिया उसको डिकम्पोज कराते हैं, तो उसके बाद जो कुछ बनता है वो कंपोस्ट कहलाता है। और ऑर्गेनिक मेन्यूर तो आपका काउ डंग वगैरह, जिसको ग्रीन मेन्यूर भी बोलते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। बात में दम है बहुत हद तक। अगला है झूम कल्टीवेशन। तो झूम कल्टीवेशन तो ऐसे ही, एक्चुअली इसका नाम है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, जिसको बांग्लादेश और इंडिया वगैरह में झूम की कल्टीवेशन कहा जाता है। ये तो इंडिया में बैंड है भाई, तो ये तो आप कर ही नहीं सकते। इसमें ऐसा होता है कि नई एक जगह की तलाश की जाती है। ये जनरली जो है ट्राइब्स वगैरह करते हैं, पहाड़ वहाड़ पर रहने वाले लोग करते हैं। नई एक जगह देखते हैं, वहाँ जा करके उस जंगलात को जला देते हैं। फायर लगाने के बाद उस जगह को साफ करते हैं और कुछ दिन खेती बाड़ी करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और रहा के उससे तो फर्टिलाइजेशन भी होते हैं, लेकिन सॉइल पोल्यूशन तो हो गया, जगह खराब हो गई। तो बेस्ट पॉसिबल वे ये भी नहीं है। देयरफॉर द राइट आंसर इज टू अप्लाई कंपोस्ट एंड ऑर्गेनिक मेन्यूर। सबसे बेस्ट रहेगा, इसी तरह को इस्तेमाल कीजिएगा हजरात। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फुल्ली कॉस्मोलॉजी से दिया हुआ क्वेश्चन है, यानी कॉस्मोलॉजी से दिया हुआ। गैलेक्सी इज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं समझता हूं कि गैलेक्सी इज एक्चुअली, तो आप पहले गैलेक्सी पर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। जैसे गैलेक्सी जो है, ये आपका लॉट ऑफ स्टार्स, डस्ट, गैसेस, उसके अलावा डार्क मैटर, ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। डार्क मैटर, ये तमाम चीज़ों का जो ग्रुप होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं गैलेक्सी। सिर्फ स्टार्स नहीं होते हैं, ठीक। अच्छा, अब आइए, एक गैलेक्सी में आपका मिनिमम भी अगर लेते हैं तो 100 मिलियन स्टार्स तक हो सकते हैं, और मैक्सिमम तो 3 लाख स्टार्स तक भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, हम लोग जिस गैलेक्सी में, अच्छा कितने गैलेक्सीज हैं पता नहीं, और एक एक गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ मिलियन स्टार्स। हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, आकाश गंगा, मिल्की वे गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी के अंडर में आता है आपका सोलर सिस्टम। और हमारा एक पड़ोसी गैलेक्सी है, उसका नाम लिखिएगा एंड्रोमेडा।
हमारा ये पड़ोसी गैलेक्सी है, न जाने उसमें और क्या है। तो एक गैलेक्सी में लाखों मिलियंस एंड मिलियंस स्टार, उसमें सोलर सिस्टम हम लोग जिसमें वो मिल्की वे है, और उसके पड़ोस में जो है वो एंड्रोमेडा है। तो अब हम लोग जरा सा ऑप्शन को देख लेंगे। तो गैलेक्सी इज द ट्रांजिशन डे बिटवीन कृष्ण पक्षा एंड शुक्ल पक्षा। तो एक्चुअली कृष्ण पक्षा हम लोग कहते हैं पूर्णिमा से अमावस का जो डे होता है उसको, और कृष्ण पक्षा कहते हैं फिर अमावस से पूर्णिमा का जो डे होता है उसको कहते हैं। तो गैलेक्सी इज नॉट अ नेम ऑफ अ टाइम पीरियड, देयरफॉर ऑप्शन ए इज टोटली रॉन्ग। ऑप्शन ए इज टोटली रॉन्ग। ऑप्शन बी सीजनल बाउंड्रीज, नो, ये दिस इज नॉट द नेम ऑफ सीजनल बाउंड्रीज, और गैलेक्सी में सीजन का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन, दिस इज नॉट, रोटेशन तो आपका गैलेक्सी करता ही नहीं है। हाँ, गैलेक्सी एक मूवमेंट जरूर करता है। तो ऑप्शन डी एन असेंबली ऑफ अ लॉट ऑफ स्टार्स वर्ल्ड्स इंक्लूडिंग सोलर सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा कि सोलर सिस्टम उसमें है, देयरफॉर द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है फुल्ली वेस्ट बंगाल, ये स्टेट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही माइनर लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो इसको चेक करने के लिए जैसे सवाल है कि चंद्रा केटुगर जो कि आज रूइंस है, रूइंस में बदला हुआ है, वाज फॉर्म्ड ऑन, कहते हैं कि चंद्रा केटुगर ये जो एक सिविलाइजेशन थी, एक सेटलमेंट था, आज से लगभग 2500 साल पहले। ये आर्कियोलॉजिकल साइट है आज के डेट में, बंगाल के मोन्यूमेंट लिस्ट में इसका नाम है। और ये आपका कोलकाता से 35 किलोमीटर लगभग दूर है, नॉर्थ 24 परगना में पड़ता है, नॉर्थ 24 परगना में पड़ता है ये इलाका चंद्रा केटुगढ़। तो सवाल यहाँ पे है कि किस नदी के किनारे, जैसा कि आप सभी को पता है कोई भी जो सिविलाइजेशन है वो किसी ना किसी नदी के किनारे तो होना ही है। तो यहाँ कुछ नदियों के नाम हैं, उनमें से हमें चुनना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इच्छामती। देखिए, इच्छामती नदी नदिया डिस्ट्रिक्ट में बहती है, नदिया डिस्ट्रिक्ट में, नदिया डिस्ट्रिक्ट पता है ना, नदिया डिस्ट्रिक्ट आपका ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल होता है। तो ये जो रिवर है इच्छामती, ये नदिया डिस्ट्रिक्ट में बहते हुए आगे चल करके इसके 3 डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाते हैं। एक का नाम है विद्याधरी, या शॉर्ट में विद्या भी बोलते हैं, विद्याधरी। एक का नाम है कालिंदी, ये छोटी छोटी नदियां हैं बिल्कुल, और एक का नाम है जमुना, छोटे लेवल का। और फिर ये विद्याधरी नदी आपका जा करके रायमंगल नामी नदी से जुड़ जाती है, रायमंगल। और रायमंगल जो नदी है ये ईस्च्योराइन रिवर है, हो सकता है कि इस बार सवाल पूछ ले। ईस्च्योराइन रिवर बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के किनारे है, नॉर्थ 24 परगना में। ये इतनी सारी बातें हैं। अब आइए कि ये जो इच्छामती नदी है ये फिर आपकी निकलती है पद्मा नदी का डिस्ट्रीब्यूटरी है। पद्मा नदी का डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी पद्मा नदी जो बांग्लादेश में चली जाती है, और ये एक आपका भागीरथी के नाम से चली जाती है, जिसको नवद्वीप के बाद उसका नाम हो जाता है हुगली। तो इच्छामती एक्चुअल में शुरू में उसका नाम होता है, जालंगी से निकलती है, जालंगी से निकलकर इच्छामती, इच्छामती फिर बदल जाती है। अच्छा, उसके अलावा एक चुनरी नदी है यहाँ पर, चुरनी,
जालंगी। तो विद्याधरी, जैसे कि मैंने कहा कि ये आपका जो ये है नॉर्थ 24 परगना, ये जो रूइन का इलाका है, तो गौर करेंगे तो इच्छामती नदी जब बढ़ती है तो वो घुस जाती है, नदिया से घुसने के बाद चली जाती है वो आपका नॉर्थ 24 परगना में। तो इसी नदी के किनारे, विद्याधरी नदी के किनारे ये चंद्रकेतु सिविलाइजेशन हुआ था। राइट आंसर इज विद्याधरी। नदियों पर फिर किसी दूसरे वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखिए। 135 नंबर क्वेश्चन फुल्ली तौर पर करंट अफेयर से है, इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि एक दो क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से देगा ही। 136 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। सवाल है, वन ऑफ द डिजीज क्याउज्ड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन इज। एयर पॉल्यूशन से कौन सी यहाँ पे बीमारी होती है? मीना मीठा पे हमने चर्चा कर चुका, किसकी वजह से आपको पता है? मर्क्यूरी। पहले सिलिकोसिस देख लेते हैं। सिलिकोसिस एक्चुअल में लंग डिजीज है, लंग डिजीज। ब्लैक फुट पर हम लोगों ने चर्चा करा था पहले, आपको बहुत हद तक पता होगा, आर्सेनिक की वजह से। तो आर्सेनिक की वजह से का मतलब हुआ कि ये वाटर पोल्यूशन से होने वाली बीमारी है। और मीना माटा हुआ, अगर वो मर्क्यूरी है तो वो बहुत हद तक सॉइल पोल्यूशन से होने वाली बीमारी है। तो दिस इज मीना माटा इज ए डिजीज काउज्ड ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन एंड ब्लैकफुट इज ए डिजीज काउज्ड ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। अब आपका बचता है सिलिकोसिस। तो सिलिकोसिस जो है आपका एक सिलिका लंग डिजीज है, जो सिलिका सैंड में, बहुत सारे रॉक में ये सिलिका नाम का एक एलिमेंट रहता है। ये अगर बढ़ जाए, ये अगर किसी वजह से कंटामिनेट हो जाए आपके फूड में या किसी चीज़ में, तो ये आपको सिलिकोसिस नाम है, सिलिका की वजह से सिलिकोसिस। तो दिस इज ऑल्सो, ये सिलिकोसिस इज ऑल्सो ए डिजीज काउज्ड ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन। तो यहाँ पर मीना माटा सॉइल पोल्यूशन, ब्लैक फुट वाटर पोल्यूशन, सिलिकोसिस सॉइल पोल्यूशन, बच गया आपका इंसेफेलाइटिस। तो राइट आंसर होगा आपका सिफालाइटिस। सिफालाइटिस होता क्या है? इसको कभी कभार ब्रेन इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं। ब्रेन इन्फ्लेमेशन यानी कि ये ब्रेन में बीमारी होती है, काफ़ी खतरनाक भी होती है अगर सही टाइम पर इसका मेजरमेंट प्रिवेंशन ना लिया जाए, ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आदमी मर भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। विच सॉल्ट इज यूज्ड इन मिड डे मील। मिड डे मील को शॉर्ट में MDM कहते हैं। आप प्राइमरी जॉब में, उसके अलावा हाई स्कूल में भी मिड डे मील स्कीम चलता है रोज़ाना आपका नून टाइम में, ताकि बच्चे भूखे ना रह जाएं। नून टाइम में ये आपको दिया जाता है बच्चों के लिए। मैं थोड़ा बहुत चर्चा कर सकूँ, जैसे कि ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम। अच्छा, ऑल आर सॉल्ट, ठीक। मैग्नीशियम क्लोराइड इज सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड इज सॉल्ट, पोटाशियम क्लोराइड इज सॉल्ट। अच्छा, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटल है पोटाशियम यहाँ, ये नॉन मेटल है, कैल्शियम या मेटल है। तो मेटल प्लस नॉन मेटल से जो बनता है कंपाउंड, उसको हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। अभी अभी मैं बता करके आ रहा हूँ वहाँ से, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो ऑल दीज आर सॉल्ट्स, बट द इडिबल सॉल्ट, ये पोटाशियम क्लोराइड ये सॉल्ट है, बट किसी तरह के फर्टिलाइजर वगैरह बनाने में काम आता है, किसी दूसरे काम में आता है। कैल्शियम क्लोराइड काम आता है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी काम आता है, बट सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, और इसको कहते हैं टेबल सॉल्ट भी। क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट भी। टेबल सॉल्ट, तो टेबल सॉल्ट का मतलब टेबल में रहता है आपका डिनर टेबल में। तो डिनर टेबल में क्या अलग नमक खाएंगे और बच्चों को मिड डे मील में दूसरा नमक खिलाएंगे? यही वजह है कि राइट आंसर इज सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अब अगर हम MDM स्कीम की बात करें तो इस सिलसिले में दो एक बातें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। MDM एक्चुअली इस स्कीम को लाया गया था 15 अगस्त
15 अगस्त 1995 ईस्वी में इसको स्कीम में लाया गया था। अच्छा, तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट एमडीएम स्कीम। सब कुछ उधर ही होता है। और इसके फाउंडर के तौर पर के कामराज को माना जाता है। ये भी सवाल कभी कभार पूछ लिया जाता है। तमिलनाडु टेट में तो कंफर्म पूछा जाएगा। के कामराज फाउंडर के तौर पर इसको माना जाता है। और सबसे पहला किसने किया था? तमिलनाडु में इसको लिया गया था। मिड डे मील के मुतालिक और ज़्यादा बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है, हेवी। बोल रहा है कि सोयल वेस्ट अवे बाय रनिंग वाटर इज कोल्ड। वो सोयल जो रनिंग वाटर जिसको बहा के लेके चला जाता है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, यहाँ पर एक है आपका इलुविएशन और एक का एलुविएशन और एक है इलुविएशन। ये बोथ आर द प्रोसेस। इलुविएशन और इलुविएशन बोथ आर प्रोसेस। अच्छा, इलुविएशन क्या है? अगर सस्पेंडेड मटेरियल सॉयल लेयर से रिमूव कर लेते हैं जो वाटर में रहता है, वो कहलाता है इलुविएशन। इलुविएशन यानी रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड मटेरियल ऑफ सॉयल लेयर इन वाटर इज कॉल्ड इलुविएशन। और उल्टा अगर उसका करते हैं, डिपोजिशन करते हैं लेयर में, डीपर लेयर में उसी सस्पेंडेड मटेरियल को, तो वो कहलाएगा इलुविएशन। तो इलुविएशन और एलुविएशन बोथ आर द, बस स्पेलिंग का थोड़ा सा फर्क है, बोथ आर द प्रोसेसेस। जबकि सॉइल बोल रहा है तो प्रोसेस दोनों को तो हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो प्रोसेस दोनों के दोनों माइनस हो गए। अब आइए सॉइल प्रोफाइल। एक्चुअली देखिए, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है कि सॉइल को जब हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो अपर लेयर को, उसको हम लोग सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। सॉइल प्रोफाइल को कैटेगराइज किया जाता है ए प्रोफाइल, बी प्रोफाइल, सी और ये डी। सबसे अपर लेयर को ए प्रोफाइल बोलते हैं, सबसे अपर लेयर को ये बोलते हैं। अच्छा, अब उसमें क्या है कि बिल्कुल उनमें से जो प्रोफाइल के ऊपर भी जो ये जो थोड़ा सा लूजेंड रहता है, हर अर्थ में आप देखेंगे सॉइल के ऊपर एक जो लूजेंड रहता है, ढीला ढीली मिट्टी रहती है, नरम नरम रहता है बेड रॉक के ऊपर, किसी सॉइल के ऊपर, ये कहलाता है आपका रिगोलिथ। तो भाई मेरे, रनिंग वाटर बहा करके किसको लेके जा पाएगा? सॉइल प्रोफाइल या रेगुलेथ को? तो रेगुलेथ को ही लेके चला जाता है। देयरफॉर द राइट आंसर इज रिगोलिथ। नोट उसके नीचे जो सॉइल प्रोफाइल है, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए टीचर of environmental studies which of the following physiological process would you cite as an example of catabolism? यानी कि कुल मिलाकर के वो कहना चाहते हैं कि कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल इनमें से कौन है? कैटाबोलिज्म का, अच्छा, कैटाबोलिज्म जानने से पहले आप क्या करें कि कैटाबोलिज्म जानने से पहले आप एक वर्ड जानिए, मेटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म होता है टू टाइप्स का। एक को कहते हैं एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, और एक को कहते हैं कैटाबोलिज्म। अच्छा, मेटाबॉलिज्म एक्चुअली हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जो भी फूड हम लेते हैं उस फूड को एनर्जी में बदलने का नाम, द इंजेस्टेड फूड, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द इंजेस्टेड फूड इनटू एनर्जी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब उनमें क्या होता है? एनाबॉलिज्म, और एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या बोलते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वो कहलाता है आपका कैटाबॉलिज्म। यानी कि यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। और एनाबॉलिज्म किसको कहते हैं कि जब वो हो जाने के बाद आपके किसी सेल कंपोनेंट का कंस्ट्रक्शन होता है, वो कहलाता है आपका एनाबॉलिज्म। तो गोया के कह सकते हैं कि एनाबॉलिज्म इज ए कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड कैटाबॉलिज्म इज ए डिस्ट्रक्टिव वर्क। डिस्ट्रक्टिव तो नहीं होता है, बट ब्रेक डाउन होता है किसका? ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक, तो अब आप एग्जाम्पल को गौर से देखिए, तब बात को समझने की कोशिश कीजिए। रेस्पायरेशन क्या होता है? तो रेस्पायरेशन एक्चुअली ब्रीथिंग अलग है। रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन आपके बदन में, आपके बॉडी में जाता है और वहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ता है, तोड़ करके एनर्जी देता है।
तो आप बताइए ये ब्रेक डाउन है कि कंस्ट्रक्शन है? ब्रेक डाउन। अच्छा, न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिशन में तो आपके मुंह में डालने से लेकर सेब का और वो आपके बॉडी से एक्सक्रेट होने तक के प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन में तो आपने सामान को लिया और निकाला, तो ये न्यूट्रिशन हो गया। तो इसमें गौर कीजिए कि क्या हुआ, क्या ब्रेक डाउन हुआ या कंस्ट्रक्शन? कुछ भी नहीं हुआ। एक हिसाब से कह सकते हैं कि बहुत हद तक ये कंस्ट्रक्शन हो गया, एनाबॉलिज्म हो गया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में आपके ऑर्गेनिक मटेरियल बनते हैं, ना कि ब्रेक डाउन होते हैं। और ग्रोथ में तो सेल का साइज बढ़ता है। तो इन तमाम को देखते हुए ब्रेक डाउन कहाँ पर हुआ? तो ब्रेक डाउन ओनली इन रेस्पिरेशन, जहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है एनर्जी में। देयरफॉर द राइट आंसर इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ही क्या होगा? कैटाबॉलिज्म का बेहतरीन एक एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, given under circumstances the relation between level of underground water and rainfall water is। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। वो कहना चाहता है कि ग्राउंड वाटर और रेनफॉल में क्या रिलेशनशिप होगा। तो आप ऐसे बताएं कि अगर बारिश का टाइम होता है, रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में आपका अंडरग्राउंड वाटर का लेवल ऊपर होता है या नीचे होता है? आप इतना बता दीजिए। तो क्या होता है भाई? अपर हो जाता है। इसका मतलब रेनफॉल is directly proportional to the height of the underground water। डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसका मतलब हुआ कि सिंपल और रेगुलर नहीं, ऑपोजिट नहीं, बल्कि प्रोपोर्शनेट में है। इन्वर्सली रिलेशन होने से तो उल्टा अगर होता है, यानी कि अगर बारिश के मौसम में आपका लेयर नीचे चला जाता वाटर का, तो हम लोग कह सकते थे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, यानी उल्टा होने पर हम लोग कह सकते थे, बट ये नहीं होगा। और सिंपल और इरेगुलर का तो बहुत हद तक माना, इसलिए प्रोपोर्शनेट सबसे बेस्ट आंसर यहां पर रहेगा। आप लगाएंगे प्रोपोर्शनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसऑर्डर ऑफ आई इन विच डिस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी बट नियर विजन इज नॉर्मल इज कॉल्ड। यानी कि आप अगर नज़दीक से बढ़िया देख पा रहे हैं और दूर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो वो बीमारी क्या कहलाएगी? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक बीमारी यहाँ है आपका प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, इसमें क्या है कि ना ही फार और ना ही नियर, आपको कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब आप बुढ़ा हो गए, ओल्ड एज में। तो ओल्ड जब आप हो जाते हैं, जब आपके सिलेरी मसल्स, आंखों की सिलेरी मसल्स कमज़ोर हो जाता है, पीपल कमज़ोर होते हैं, यानी कुल मिलाकर के आपका विजन कमज़ोर हो जाता है, वो बीमारी कहलाता है प्रेसबायोपिया। अगर आपको प्रेसबायोपिया हो जाए तो दूर की सूझती है ना नज़दीक की, तो तब आपको एक जो है स्पेशल टाइप का लेंस दिया जाएगा, वो कहलाएगा बाईफोकल। यानी कि उसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव, यानी कि आम भाषा में कह लें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर आपका रहेगा प्रेसबायोपिया में। कैटेरेक्ट क्या होता है? इसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, इसमें क्या होता है कि आपके पीपल के ऊपर एक जो है कैल्शियम और प्रोटीन का लेयर जमा हो जाता है। कैल्शियम प्लस प्रोटीन का लेयर जमा हो जाता है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आपका सर्जरी ही एक वाहिद इलाज है इसका। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आपकी आंख में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सर्जरी कर लें, इससे आप पाक हो जाएं। अब आइए आप हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, इसको कहा जाता है फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, यानी कि नियर तो आप बढ़िया नहीं देख पाएंगे, लेकिन दूर बढ़िया दिखेगा। काफ़ी अजब है ना? अगर आपके अगल बगल में कोई इस तरह का मरीज हो जिसको फार बढ़िया दिखता है और नज़दीक नहीं, ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिएगा। तो उसको बोलते हैं फार साइटेडनेस। और मायोपिया को कहते हैं नियर साइटेडनेस, यानी कि नियर बढ़िया दिखेगा और दूर नहीं दिखेगा। ये नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसा हो ही सकता है। तो जिसको मायोपिया होगा, यानी कि नियर साइटेडनेस का प्रॉब्लम होगा, तो उसको देना होगा कॉनकेव लेंस का चश्मा बना के, जिसका पावर होगा नेगेटिव, जैसे -3, -4 या 1.5 या कुछ भी। और जिसको फार साइटेडनेस होगा उसको देना होगा कॉन्वेक्स लेंस, जो कि पॉजिटिव पावर कहलाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि नियर विजन इज नॉर्मल है, बट दूर उसको साफ साफ
दिखाई नहीं देता है। तो क्या जवाब हो जाएगा? मायोपिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 बहुत हद तक ये जनरल जीके टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 26 जनवरी हम क्यों मना लेते हैं। तो 26 जनवरी तो 1950 से शुरू हुआ था। उस दिन हमारा एक्चुअली रिपब्लिक डे, उस दिन रिपब्लिक कब हुआ? जब हमने अपने ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। अब ऑप्शन को देख लेते हैं। इंडिया गोट हर फ्रीडम एज ए सेपरेट कंट्री, तो इंडिया गोट हर फ्रीडम 1947 भाई, ये आंसर नहीं होगा। इंडिया एंड पाकिस्तान वी आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट, तो इंडिया और पाकिस्तान हुआ है तो हम काहेला मनाएं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन गलत होगा। वैसे भी 14 अगस्त 1947 को बन गया था, इससे भी दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो 1947 में ही फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना था। ध्यान रहेगा कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, ऐसे ही बना गया था, मतलब कोई लोकसभा इलेक्शन नहीं हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ग्रांटेड द कंट्रीज ओन लॉ सिस्टम। उससे पहले दूसरे का लॉ सिस्टम चलता था। देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं, रिपब्लिक डे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल साइंटिफिक क्वेश्चन है। सवाल है कि अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक को ले जाने के लिए आज के डेट में अगर बेस्ट हम लोग किसी को मानते हैं तो वो है कॉपर वायर, सही है। इसकी कीमत भी मार्केट में ज़्यादा होती है। यूँ तो आपका आयरन का भी चलता है मार्केट में, अल्मुनियम का भी, जो बड़े बड़े सप्लाई होते हैं पीला पॉल वगैरह से लेके जाता है तो वो आयरन अल्मुनियम का लिया जाता है। तो कॉपर, आयरन, उसके अलावा टीन का भी वायर मिलता है मार्केट में, थोड़ा बहुत टीन, ये कुछ वायर हैं। तो उस हिसाब से हम लोग अगर जाते हैं तो कॉपर इज द बेस्ट, माने यूजेबिलिटी के हिसाब से। बट आपको थोड़ा जानना चाहिए कि कॉपर इज नॉट द बेस्ट कंडक्टर। हाँ, आपके इस्तेमाल में ठीक है, बेस्ट कंडक्टर नहीं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब कॉपर तो कम से कम नहीं होगा, ठीक। अच्छा, जिंक को हम लोग एज ए वायर यानी एज ए कंडक्टर यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसको भी माइनस करते हैं। अब आइए बचा है आपका एजी, अर्जेंटम यानी कि सिल्वर यानी कि चांदी, और एयू मतलब हो गया आपका गोल्ड, ओरम बोलते हैं इसको। बोथ आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कोई शक नहीं है। अच्छा, कॉपर वगैरह को हम लोग गुड कंडक्टर बोलते हैं, आयरन को गुड कंडक्टर बोलते हैं, बस बेस्ट कंडक्टर नहीं बोलते हैं। यूजेबिलिटी के हिसाब से हो सकता है बट ऐसे नहीं। अब यहाँ आपका बच जाता है, तो सच पूछिएगा तो सबसे बेस्ट में आ जाएगा आपका सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड। सीरियस ध्यान रहे कि गोल्ड से बढ़िया है आपका कॉपर कंडक्टिविटी के लिए और चांदी से कम है। अब चांदी चूंकि कॉस्टली हो जाता है इसलिए लोग कॉपर से ही काम चलाते। कितना बेस्ट तरीका अपनाया ना। देयरफॉर राइट आंसर इज ए जी। अच्छा, आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूं मैं, एयू का एटॉमिक नंबर कितना है ये पता करके हमको दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन लिक्विड नन मेटल, वन लिक्विड नन मेटल, बहुत बढ़िया, ये ओड होता है। अच्छा, पूरे पीरियोडिक टेबल में आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का मुताला कर लीजिएगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में कमोबेश 114 एलिमेंट है, 114 एलिमेंट। 114 एलिमेंट में फिल फोर पूरे पीरियोडिक टेबल में 2 लिक्विड मिलेगा आपको रूम टेम्परेचर पर, 2 लिक्विड। एक आपका मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, और एक आपका मिलेगा ब्रोमीन। मर्क्यूरी मेटल है फिर भी लिक्विड है, और ब्रोमीन नन मेटल है फिर भी लिक्विड है। बाकी या तो आपको गैसियस स्टेज में मिलेंगे या फिर सॉलिड स्टेज में मिलेंगे। कार्बन आपका सॉलिड, मर्क्यूरी लिक्विड है बट मेटल है, सल्फर आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगा। आम भाषा में इसको गंधक कहते हैं, गंधक, ध्यान रहे, आपने देखा होगा पीला रंग का होगा, येलो कलर का गंधक। अच्छा, इसमें प्याज में बहुत ज़्यादा सल्फर होता है, इसलिए जब इसको काटते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है गैस, उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, जो आंखों में चुभन का एहसास देती है। पंजेंट होता है तो थोड़ा
बहरहाल तो राइट आंसर ब्रोमीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट आर यूज टू प्रिपेयर मेडिसिन्स। सही बात है। एज फॉर एग्जाम्पल रेजर पाइन इज यूज टू रिड्यूस हाई ब्लड प्रेशर। सही बात, मैंने रेजर पाइन हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है एज ए मेडिसिन। तो रेजर पाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। तो ये रेजर पाइन निकलता कहाँ से है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी प्लांट हैं, सॉरी, जितने भी प्लांट हैं इससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है। जैसे एनिमल्स के स्टूल, यूरिन वगैरह एक्सक्रीटरी और स्वीट वगैरह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसी तरह प्लांट के भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दो प्रकार के होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक है नन नाइट्रोजेनस और एक होता है नाइट्रोजेनस। अच्छा, जो नाइट्रोजेनस होता है उसको अल्कालॉइड भी बोलते हैं, अल्कालॉइड। तो नाइट्रोजेनस जो होगा या तो उससे मेडिसिन बनाया जाएगा या फिर कोई नशीली चीज यानी कोई ड्रग्स, और नन नाइट्रोजेनस को जनरल यूज के तौर पर भी रखा जाता है। अब अगर हम नन नाइट्रोजेनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो एक बहुत बढ़िया जो आपको टी में मिलता है, टेनिन्स बोलते हैं उसको, टेनिन्स टी में मिलता है, ये नन नाइट्रोजेनस प्रोडक्ट है। अल्कलॉइड होने से थोड़ा जहरीला भी होता है। और बाकी जो नाइट्रोजेनस प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी नाइट्रोजेनस प्रोडक्ट, ये होते हैं थोड़े से खतरनाक। उसमें मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ। जैसे डेटूरा है, नाम का सीक्वेंस बहुत बढ़िया है, उससे निकलता है डेटोरिन। टोबैको है, इससे निकलता है निकोटीन। कॉफ़ी है, इससे कैफीन। कोको है, कोका या कोको, उससे निकलता है कोकेन। बहुत भयानक, बहुत बड़ा ड्रग्स है ये, कीमत भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोकेन को कोक भी कहते हैं, ध्यान रहे, कोक। अच्छा, और एक का मैंने चर्चा करा, सिनकोना का जो बार्क होता है, सिनकोना, उससे निकलता है क्वाइनिन। क्वाइनिन आपका मलेरिया का मेडिसिन है। तो समझ में एक चीज़ तो आ गया कि रिजरपाइन आपका हाई ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट है और क्वाइनिन आपका मलेरिया का ट्रीटमेंट है। और उसके अलावा एक है रोवोल्फिया से निकलता है आपका रिजरपाइन। इसका मतलब राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो डेटोरा तो मैंने बता दिया, उससे क्या निकलता है, टोबाको से बता दिया, कॉफ़ी से बता दिया। आपका ऑप्शन बच गया रोवोल्फिया। तो राइट आंसर इज रोवोल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। द रिवर गंगा इज नॉन एज हुगली एट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, गंगा जब आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार होते हुए बंगाल में घुसती है तो मालदा के बाद, मालदा के नज़दीक मुर्शिदाबाद के धुलियावन में ये फरक्का बैरेज को क्रॉस करती है। फरक्का बैरेज के बाद ये दो ब्रांच बन जाता है। एक मेन ब्रांच जिसका नाम हो जाता है पोद्दा या पद्मा, ये चला जाता है बांग्लादेश में, और उसका एक ब्रांच भागीरथी के नाम से चली जाती है कोलकाता की तरफ। पहले नदिया ज़िला जाना होगा उसको, उसके बाद कोलकाता।
तो भागीरथी के नाम से जाती है। अच्छा, भागीरथी नदिया वगैरह से चलकर जब नदिया जाती है तो उधर से एक रिवर आकर के इसके साथ मिलता है, रूपनारायण ट्रिब्यूटरी के तौर पर। क्या नाम है? रूपनारायण। और वो जगह है नवोदीप। जगह का नाम है नवोदीप। नवोदीप के बाद अब इस रिवर का नाम हो जाता है हुगली, और फिर हुगली के नाम से जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अच्छा, बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले म्यूराक्षी रिवर, हुगली में गिरने से पहले ये तो रूपनारायण आ गया, उसके बाद इधर से म्यूराक्षी, दामोदर और आखिर में हल्दी। तो 1 2 3 4, ये 4 रिवर जो है भागीरथी और हुगली से, इसलिए को कभी कभार बंगाल में ट्रिब्यूटरी हैं। रूपनारायण, म्यूराक्षी, दामोदर, हल्दी इधर से, और उधर से नदिया की तरफ से जालंगी, चूरनी वगैरह रिवर भी आती है और आखिर में जाकर के गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो दामोदर भी उसका एक ट्रिब्यूटरी हो गया। तो आप समझ में आ गया कि गंगा रिवर कहाँ के बाद हुगली हो जाता है? तो एट द कन्फ्लुएंस ऑफ दामोदर नहीं, दामोदर तो नीचे की तरफ है यहाँ, और दामोदर कम से कम हुगली जिला पार करने के बाद ही घुसता है। तो कन्फ्लुएंस ऑफ रूपनारायण भागीरथी, तो भागीरथी और रूपनारायण के कन्फ्लुएंस को ही हुगली का नाम दिया जाता है। अजय मिलता भी है कि नहीं? हल्दी, हल्दी मिलता है आखिर की तरफ। तो राइट आंसर इज कॉन्फ्लुएंस ऑफ रूपनारायण एंड भागीरथी इज कॉल्ड हुगली रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एज ए टीचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज यू हैव शोन द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल्स टू योर स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया। इन द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट एन इनवर्टेब्रेट। नॉट इनवर्टेब्रेट, आपने एक लिस्ट दिखाया, ये कुछ 4 एनिमल के नाम है, इनमें से कौन इनवर्टेब्रेट नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले तो वर्टेब्रेट्स, और आपके इनवर्टेब्रेट्स होते हैं। इनवर्टेब्रेट्स में उसका जो फाइलम होता है एक मोलस्का है, मोलस्का पर मैंने चर्चा किया है। मोलस्का, उसमें आपका लीच आता है और कटल फिश वगैरह आता है। अच्छा, एक होता है वर्टेब्रेट जिसमें पीसेज आते हैं, यानी कि फिशेज, मछलियां, मैमल्स भी आते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक और फाइलम होता है निडारिया, जिसमें आपका जेली फिश आता है, जो कि खुद एक इनवर्टेब्रेट के इसमें है। उसके बाद ये जो साइकोन है ये पोरीफेरा ग्रुप में आता है, पोरीफेरा। तो ये साइकोन आपका पोरीफेरा ग्रुप में आ गया, जेली फिश आपका निडारिया में आ गया, कटल फिश आपका मोलस्का में आ गया। मोलस्का यानी कि ये तमाम के तमाम इनवर्टेब्रेट्स के ही टाइप्स हैं। और शार्क जो पीसेस है यानी कि इनवर्टेब्रेट में आता है, मेमल है। यही वजह है कि यहाँ पे इनवर्टेब्रेट कौन नहीं है? शार्क इज नॉट द इनवर्टेब्रेट, देयरफॉर द राइट आंसर इज शार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि रीटा टॉट हर स्टूडेंट्स अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के मुतालिक पढ़ाया। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पढ़ाया। उसके बाद द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिजीज इंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू घुसता है। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि कौन घुसा? इतना क्वेश्चन घुमाने की जरूरत नहीं थी, कोई बात नहीं। तो बोल रहा है कि टीबी में कौन सा ऑर्गेनिज्म घुसा लंग्स के थ्रू कि उसको टीबी का प्रॉब्लम हो गया। आइए पहले हम लोग ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। ये तो साल्मोनेला है, साल्मोनेला, तो इसका नाम एक्चुअल में है साल्मोनेला टाइफाई।
ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, और इसकी वजह से होता है टाइफाइड बीमारी। कौन सी? टाइफाइड। यही वजह है कि टाइफाइड इज ए बैक्टीरियल डिजीज। उसके बाद आ जाइए फंजाई में। तो फंजाई की वजह से आमतौर से स्किन डिजीज सब होता है, उनमें एक बहुत फेमस है इचिंग। उसके बाद एक है क्लोस्ट्रीडियम, ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, टिटानस नाम की बीमारी होती है, यानी जख्म उखम के बाद आप जो एंटी टिटानस का इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं ये। बाकी बचता है आपका माइकोबैक्टीरियम। तो माइकोबैक्टीरियम ही होगा राइट आंसर, जिसकी वजह से होता है ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस को वाइट डेथ भी बोलते हैं। इसमें होता यूँ है कि लंग्स में, इसका टारगेट ऑर्गन लंग्स है, वाइट डेथ, चूँकि लंग्स वाइट हो जाता है। और इसका जो टीका होता है, वैक्सीन होता है, उसके लिए BCG यूज़ होता है, BCG। ये सवाल अक्सर पूछता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा वैक्सीन? BCG। तो राइट आंसर माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत मैंने समझता। इट टेक्स मोर टाइम टू कुक मील्स ऑन ए हिल स्टेशन। तो हिल स्टेशन पर ज़्यादा वक्त लेता है क्या करने के लिए? खाना को पकाने के लिए। तो इसके लिए रीज़न क्या हो सकता है? तो देखिए, ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर तो लेस होता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट साथ ही साथ प्रेशर भी कम होने लगता है। और प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट का बहुत बड़ा ताल्लुक है। प्रेशर का और बॉइलिंग पॉइंट का बहुत बड़ा ताल्लुक है। अगर प्रेशर लो हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा कम। अब बॉइलिंग पॉइंट कम होने से होगा क्या? देखिए, मतलब अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब हुआ कि हमारे नॉर्मल में और हिल्स स्टेशन में मान लो कि 98 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ कि वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लायक जब तक वो हीट गेन नहीं करेगा तब तक वो बॉयल नहीं होगा। और इसका मतलब 2 डिग्री पहले ही बॉयल हो रहा है का मतलब हुआ कि ये कम हीट लिया। तो पानी तो बॉयल होता हुआ दिखाई ज़रूर दे रहा है, लेकिन हीट उतना नहीं ले पाया है जितना उसे हीट चाहिए था। मतलब यहाँ हीट ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर उसका बढ़ा। यही वजह है कि लो प्रेशर की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से सफिशिएंट हीट उस पानी को नहीं मिल पाता है, इसलिए खाना पकाने में लेट होता है। देयरफॉर राइट आंसर इज लो प्रेशर। कहीं लो टेम्परेचर नहीं दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर भी ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं होगा, थोड़ा सा बोलेंगे उसके बाद वीडियो का अंत होगा। वाई ऑन हिल्स देन ऑन प्लेन टेनिस बॉल बाउंस हायर। हिल्स पर टेनिस का बॉल ज़्यादा ये करता है, बाउंस करता है। ये हिल्स पर ज़्यादा बाउंस करता है और मैदान में प्लेन पर कम बाउंस करता है, इसकी वजह पूछा जा रहा है। तो जैसे कि ऊंचाई के साथ साथ प्रेशर तो कम होता है, ये एक फैक्टर है। टेम्परेचर कम होता है, ये एक फैक्टर है। लेकिन यहाँ और एक फैक्टर है, वो है एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होने लगता है। इसका मतलब कि वेट कम होने लगेगा। किसका? टेनिस बॉल का। तो वेट कम का मतलब क्या? वो ज़्यादा बाउंस करेगा, इसलिए लेस ग्रेविटेशनल पुल्स ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए आपका टेनिस बॉल वहाँ पे बाउंस ज़्यादा करेगा। यही वजह है कि आप जब 1 kg वेट को लेके चांद पर मेज़र 6 kg वेट को लेकर 6 kg वेट को लेकर आप जब चांद पे जाइएगा तो वहाँ पे उसका होगा 1 kg वेट, चूँकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल हमसे 6 गुना कम है। ठीक है, देयरफॉर राइट आंसर इज लेस ग्रेविटेशनल पुल्स। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।